हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही में आप सभी की प्रिपरेशन उत्तराखंड लेक्चरर एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है वो महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है। ओके, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। नया टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली, एंड सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किस भूगोलवेत्ता ने दिया है। तो यहाँ हमें इस चीज़ को सीखना है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही में शेयर भी कीजिए लिंक को, एंड लाइक करना ज़रूर बनता है वीडियो को, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और कोशिश यही है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन एवं प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये देखो मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है KVS। ये एक्चुअली KVS का जो भी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं KVS का भी डेफिनेटली देते होंगे। तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आ जाता है PGD का जो पेपर देते हैं, तो सब कुछ सिलेबस सेम ही है, ठीक है। तो लेक्चर एग्ज़ाम हमारा उत्तराखंड का है, उसमें भी ये टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से विद्वान गण भूसन्नति संकल्पना से संबंधित हैं? तो ये सब पेंसिल से मार्क्ड है इसमें एक्चुअली, क्योंकि मैंने कई बार इसको पढ़ लिया है ना। तो देखो, कौन से विद्वान गण भूसन्नति संकल्पना से संबंधित है? हॉल और डाना। यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको आंसर्स यहाँ पर बताऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने देखो जो है जिससे मैं रीडिंग कर रही हूँ, जिससे मैं अपने MCQ सॉल्व कर रही हूँ, वही बुक मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। एंड एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, यानी कि आप इस एक्सप्लेनेशन से एक क्वेश्चन से आप 4 चीज़ें सीखोगे, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। तो देखो, हम लोग ऑप्शंस के बजाय हम लोग एक्सप्लेनेशन पर यहाँ ध्यान देंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राइट आंसर जो है भूसन्नति संकल्पना से संबंधित है, कौन है? हॉल और डाना। देखो, भूसन्नति की संकल्पना से के विकास के क्षेत्र में प्रथम सराहनीय प्रयास हॉल और डाना द्वारा दिया गया है, जबकि भूसन्नति संकल्पना के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन हॉग ने किया था। अब देखो, प्रतिपादन किसने किया है? हॉग ने किया है। लेकिन जो सराहनीय प्रयास रहा, यानी कि बहुत अच्छा इफेक्ट जो डाला है, इम्पैक्ट जो दिया है, हॉल और डाना द्वारा दिया गया है, ठीक है। भूसन्नतियाँ लंबे संकरे और उथले जलीय भाग होते हैं, जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। भूसन्नति से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार है। देखो, प्लेट पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत जो कि गोबर ने दिया है। सबसे अच्छी चीज़ यही है आप लोगों के लिए, यहाँ पर सिद्धांत जो हमारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं नाम, उनसे रिलेटेड सिद्धांत यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर मिल रही है। तापीय संकुचन सिद्धांत जो है जेफरीज ने दिया है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है डेली ने दिया है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स के द्वारा दिया गया। रेडियो एक्टिवता सिद्धांत जोली ने दिया है। रेडियो एक्टिवता को तो कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और तापीय संकुचन सिद्धांत भी, एंड महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है जो कई बार पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो राइट आंसर हमारा हो जाता है जो रिफ्ट घाटी होती है, किसका परिणाम होती है? भ्रंशन का होती है परिणाम, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। रिफ्ट घाटी भ्रंशन का परिणाम है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन घाटी का निर्माण होता है, तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन में होते हुए जाम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्या है बोला है इन्होंने, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी है, ठीक है। जॉर्डन नदी की घाटी, ये चीज़ याद होनी चाहिए। यहाँ हमें विश्व का बारे में पता चल गया कि सबसे गहरी घाटी कौन सी है, पता चल गया हमें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। कैलिफोर्निया की डेथ वैली एवं एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी के प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दक्षिण अमेरिका के मोड़दार पर्वत का उदाहरण दीजिए। तो मोड़दार पर्वत का जो उदाहरण है हमारा, एंडीज जो पर्वत है हमारा दक्षिण भारत का, ये हमारा इसका उदाहरण है मोड़दार पर्वत का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वत में से एक है, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर जो लंबाई है इसकी लंबी पर्वतमाला है।
एवं इसकी अधिकतम चौड़ाई जो है 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच है। ठीक है। एकांगुआ एंडीज़ की सबसे ऊंची चोटी है। एकांगुआ जो इसका जो पीक है उसका नाम है, ठीक है, चोटी का नाम है, जो कि 6,960 मीटर पर है। यह इसके दक्षिण भाग में स्थित है। उत्तरी भाग में चिम्बराजो लगभग 6,267 मीटर की हाइट है एंड कोटोपेक्सी है जो 5,896 मीटर की ऊंचाई चोटियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्राबेन उत्पन्न होता है। ग्राबेन किससे उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर भ्रंशन से। ग्राबेन किससे उत्पन्न होता है? भ्रंशन। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किया, ये रहा रिफ्ट में, अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इसमें लिखा है देखो 4th लाइन में, इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। तो ग्राबेन हमारा वही आ गया, भ्रंशन से संबंधित है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एवं एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे रिफ्ट घाटी या ग्राबेन कहते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने पढ़ा है संसार की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन में होती है। ठीक है, होती हुई जॉम्बेजी नदी तक 4,800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अब एक्सप्लेनेशन आपने दोबारा पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चन जॉम्बेजी नदी वाला ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण है? तो सैन एंड्रियास जो भ्रंश है हमारा ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। सैन एंड्रियास भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश का प्रमुख उदाहरण है। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जिस कारण रूपांतरण भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सृजन होता है। ओके, तो आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है उसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये कथन और उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, 2 कथन दिए हुए हैं इसमें। पहला है अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। दूसरा कथन है अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधस्थल का फैलाव अधिक प्रबल होता है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपरोक्त सही है? उत्तर सही है। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है, जहाँ पर भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा कहलाती है। देखो समझो इस बात को, है ना। जब एक प्लेट जो है, प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं हम, जब एक प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो वहाँ पर भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, यानी कि जो क्रस्ट लेयर है वो नष्ट हो जाती है, और इसको अभिसरण सीमा कहते हैं। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है इसे प्रविष्ठन क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन भी कहते हैं। जबकि एक भारी प्लेट का हल्की प्लेट के नीचे धंसने की प्रक्रिया अवनयन कहलाती है। भारी प्लेट हल्की प्लेट की, जो प्लेट भारी है वही तो नीचे धंसेगी, है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अवनयन प्रक्रिया बोलते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में दूर होती हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वो खिसक रही हैं, तो एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है ना। यानी कि नीचे से मलबा निकल रहा है, वहाँ पर उसकी जगह खाली जगह जो होगी, दो प्लेटें एक दूसरे इधर अपोजिट साइड जो सरकेंगी, तो नीचे से भी तो कुछ निकलेगा, या खाली रह जाएगा तो नीचे से कुछ ना कुछ तो निकलेगा वहाँ से, है ना, अर्थ में से। तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है वहाँ पे, इन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके या किनके उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता? तो देखो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत देखो पर्वत तंत्र या समुद्र अधिस्थल या फिर भूकंप, इनको बारे में बताता है। बी ऑप्शन हमारा सही है, भूकंप वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, डी ऑप्शन भी सही है, भूकंप से संबंधित है। ई भी सही है, भूकंप, यानी कि भूकंप आ रहा है ना जहाँ पे, देखो प्लेट विवर्तनी की हमें बताता है। ठीक है, यानी कि भूकंप जो है हमारा इस चीज़ के लिए एक्टिव माना जाता है। समुद्री धारा, जलवायु क्षेत्र, इनसे प्लेट विवर्तनी का कोई लेना देना नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यस, ओके,
ये है इसका एक्सप्लेनेशन। देखो, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत समुद्री धारा, जलवायु क्षेत्र के उद्भव और अवस्थिति की व्याख्या करने में सहायता नहीं करता है, ठीक है, उससे कोई संबंधित नहीं है। प्लेट विवर्तनी की जो है समुद्री धारा यानी कि जो ओशियन ड्रिफ्ट्स हैं, ठीक है, तो उनसे कोई इसका लेना देना नहीं है। एंड क्लाइमेट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन जबकि पर्वत तंत्र यानी कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स ओरिजिन कैसे होते हैं, प्लेट विवर्तनी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। प्रमुख समुद्र अधस्थल यानी कि समुद्र के अंदर के जो स्थल है उसमें भी बहुत बड़ा रोल है। भूकंप से संबंधित है। आदि उद्भव एवं अवस्थिति की व्याख्या करते हैं। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है, महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना और दूसरा है सागर तली के प्रसार की संकल्पना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये है मैचिंग का। तो आप लोग देख सकते हैं प्लेट के, है ना, ये जो नाजका प्लेट है, स्कॉटिया प्लेट है, कोकोस प्लेट है, ये सब प्लेट्स हैं। यानी कि मेन जो हमारी प्लेट्स है ना, जैसे पैसिफिक प्लेट है, इंडियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट है, एंड हमारे यहाँ पे अफ्रीकन या अमेरिकन प्लेट आ गया, ठीक है। ये सब प्लेट्स हैं, यानी कि और प्लेटों के अंदर जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं ना, उनके नाम है ये। तो ये कहाँ कहाँ पर है वो हमें यहाँ पर मैच करना है। नाजका प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर की प्रशांत प्लेटों के बीच में है। स्कॉटिया प्लेट जो है दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में स्थित है। कोकोस प्लेट जो है कैरेबियन और प्रशांत प्लेटों के बीच में है। जुआन डी फूका प्लेट जो है प्रशांत और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसका ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। ये सारी प्लेट्स हैं, आप लोग देख सकते हैं आराम से, है ना। देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनी की प्लेट में स्थित है? जावा द्वीप, तो जावा द्वीप जो है यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। कौन सी प्लेट में आता है? यूरेशियन प्लेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो, जावा द्वीप यूरेशियन प्लेट में अवस्थित है। प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है टूजो विल्सन ने किया था। अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ से निकल के आया है, प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे हैं, हमें ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें प्लेट शब्द का जो यूज़ है किसने किया है ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा देखो टूजो विल्सन, ठीक है। सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित पाकर एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनी की कहा गया। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, यानी कि जो हमारी जो कॉन्टिनेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो है मेन 7 जो प्लेट्स हैं वो डिवाइड हैं, एंड उसके बाद में जो छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का आधार नहीं है? तो ध्रुवों का घूर्णन जो है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। ओके, जो स्थलीय दृढ़ भूखंड है यानी कि हमारा जो लैंड मास एरिया है ना, ठीक है, उसको प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनी की कहते हैं। अब आप लोगों को फील नहीं होता है, हम लोगों को फील नहीं होता है, हम लोग एक्चुअली पृथ्वी की जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर हम लोग तैर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता है उस चीज़ का, ठीक है, हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता है। ये जो अर्थ की लेयर है वो धीरे धीरे मूव होती रहती है, जो क्रस्ट लेयर है ना ये मूव होती रहती है धीरे धीरे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के मुख्य 2 आधार हैं, पूरा चुंबकत्व या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बोलते हैं, और दूसरा है सागर नितल प्रसरण। मैकेंजी ने वेगनर के प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य को भी आधार माना है, परंतु प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ध्रुवों के घूर्णन को आधार नहीं माना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? राइट आंसर हमारा होगा, देखो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है? काकेशस पर्वत हमारा राइट आंसर है। तो काकेशस पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य में स्थित है, यहाँ आप देख सकते हैं। ओके ओके काकेशस पर्वतमाला ये ठीक से विजिबल नहीं है, बट थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके,
चलिए, मैप में सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कैस्पियन जो हमारा है कैस्पियन सागर है, एंड ये मिड में यहाँ पर काला सागर आपको दिख रहा है, ये तो विजिबल ही है। और उसके मध्य में यहाँ पर हमारा है कौन सा माउंटेन है, काकेशस पर्वत है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची जो शिखर है, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूज है काकेशस पर्वत का। ठीक है, माउंट एल्ब्रूज, और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्ब्रूज है, जो जिसकी हाइट कितनी है 5642 मीटर की है। और कहाँ पर स्थित है ये, यूरोप में। ये लो 3-4 क्वेश्चन हमारे यहीं से याद हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक प्लेट को दूसरी प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अब एक प्लेट जो है, यानी कि भारी प्लेट जो है हल्की प्लेट के नीचे जा रही है। अब डेफिनेटली जो भारी है वो उठने में दिक्कत करेगा ना, तो भारी प्लेट जो है नीचे सरक जाती है और हल्की प्लेट जो है वो ऊपर उठ जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवनयन कहते हैं। अभी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर डिस्कस किया था, तो हमें ये चीज़ अब पता होनी चाहिए। तो अवनयन कहते हैं इस प्रक्रिया को। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है या धंसती है, जहाँ भूपर्पटी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा या फिर अवनयन कहलाती है। अभिसरण 3 प्रकार के होते हैं, महासागरीय और व महाद्वीपीय प्लेट के बीच में। दूसरा है 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में, यानी कि 2 महासागरीय प्लेटें, जैसे कि यानी कि महासागर के अंदर ही है। ठीक है, महासागर के अंदर में प्लेट है 2-2, तो उनके बीच में टकराव हो रहा है, वो प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में या दूर हट रही हैं, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो वाला अभिसरण। ठीक है, तीसरा है हमारा 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण। तो 2 महाद्वीपीय प्लेट यानी कि जो कॉन्टिनेंट, जो यानी कि लैंड मास एरिया है, वहाँ पर आप लोग जो ये प्लेट्स हैं वो टकरा रही हैं या फिर विपरीत दिशा में खिसक रही हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं अब। ओके, ये तो उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्लेट शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया है, टूजो विल्सन ने किया है। ओके, देखो उत्तराखंड लेक्चर एग्जाम में 2020 के पेपर में ये पूछा हुआ भी है। प्लेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने सन 1955 में किया। ठीक है, सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत भी की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी कहा गया। ओके, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, हैरी हैस ने सन 1960 में सागर नितल प्रसरण या सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर द्वारा क्या नाम दिया गया, डैश नाम दिया गया है, यानी कि क्या खाली जगह में हमें भरना है। तो भू अभिनति को चारों ओर से घेरने वाले भूखंड को, दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या नाम दिया, क्रेटोजोन नाम दिया है ना, क्रेटोजेन नाम दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भू अभिनति के चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोबर ने क्रेटोजेन कहा। कोबर के अनुसार जहाँ पर आज पर्वत है, यानी कि अब एक्सप्लेनेशन देखो, समझो इस चीज़ को। कोबर के अनुसार जहाँ पर आज पर्वत है, वहाँ पहले भूसन्नतियाँ थी। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण का स्थल माना है, बताया है। यानी कि आज जहाँ पर पर्वत है वहाँ पर भूसन्नतियाँ थी, यानी कि पहले लैंड एरिया था। ठीक है, अब भूसन्नतियों को पर्वत निर्माण का स्थल बताया है। जब मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है तो और भूसन्नतियों के दोनों किनारों पर 2 पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, जिसे कोबर ने रेंड कैटेन का नाम दिया है। ओके, चलिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। भूसन्नति सिद्धांत कोबर ने दिया है। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफरीज ने दिया है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिल्ली का है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स एंड रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जो है जॉली ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया था होम्स द्वारा, जॉली द्वारा, वैगनर द्वारा और जेफरीज द्वारा। तो राइट आंसर हमारा है जेफरीज। तापीय संकुचन सिद्धांत जो है जेफरीज द्वारा दिया गया है। जेफरीज महोदय ने पर्वतों के निर्माण संबंधी तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो पृथ्वी के संकुचन इतिहास पर आधारित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब।
हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की सीमा है? तो महाद्वीप से महाद्वीप का जो अभिसरण होता है वो वाली सीमा है, यानी कि महाद्वीपीय और महाद्वीपीय जो प्लेट मिल रही हैं उनके बारे में उनका टकराव हो रहा है। ठीक है, हिमालय की जो पर्वत है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, यानी कि दो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो टकरा रही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण प्रकार की है। हिमालय पर्वत की सीमा दक्षिण में भारतीय प्लेट और उत्तर में यूरेशियन प्लेट से लगी हुई है, यानी कि अब देखो भारतीय प्लेट और उत्तर में यूरेशियन प्लेट ये दोनों आपस में टकरा रही है, तभी हमारा हिमालय ऊपर सरकता जा रहा है, और यानी कि उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। ओके, इसको आप लोग देख सकते हैं आगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसे लगे आज के क्वेश्चंस हमारे, है ना। तो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन प्लेट सीमा स्थित है? कौन प्लेट सीमा स्थित है? तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण सीमा जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य में कौन सी प्लेट आती है? यानी कि महाद्वीपीय प्लेट आती है। कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं वो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिवलन की क्रिया से होता है नापे का बनना होता है। अतिवलन की क्रिया से क्या बनते हैं? नापे बनते हैं। अतिवलन की क्रिया से नापे या ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन हमारा लेक्चर एग्जाम में पूछा हुआ है 2020 के पेपर में। अत्यधिक वलन के कारण जब परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर दूर जाकर अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है तो इसे ग्रीवा खंड यानी कि नापे कहते हैं। ओके, भारत में कश्मीर की घाटी एक ग्रीवा खंड पर ही स्थित है। चलिए देखिए, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इंडिया में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में पदों में से किस एक का संबंध प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से नहीं है? तो उत्प्लावकता का जो बल है उससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका, आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये जो स्टेटमेंट है किसने कहा है? तो राइट ऑप्शन हमारा है आंसर ए, प्राट। ठीक है, तो प्राट ने ये स्टेटमेंट दिया है हमारा। ओके, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जो भाग जितना कम है उसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये स्टेटमेंट जो है प्राट महोदय ने दिया हुआ है। प्राट के अनुसार पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होता है, पठारों का मैदानों से कम होता है और मैदानों का समुद्र तल से कम होता है घनत्व। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत हैं? तो पुराना सबसे वलित पर्वत कौन सा है? अरावली हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अरावली पर्वत पूरा कैम्ब्रियन युग में यह एक विशाल वलित पर्वत श्रृंखला थी। ठीक है, चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पॉज करके पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इसमें हमें बताना है जो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत नहीं है। देखो, किलिमंजारो ज्वालामुखी से बना हुआ है। माउंट फ्यूजियामा जो है ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट मैयाना ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन माउंट सियरा नेवादा ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ओके, चलिए, अब देखो ज्वालामुखी पर्वतों के प्रमुख उदाहरण मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। देखो, माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, वेसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, यानी कि जो एक्टिव वॉल्केनो में आता है कोटोपैक्सी, तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, माउंट फ्यूजियामा जापान में है, ये भी एक्टिव वॉल्केनो है। एकांकागुआ चिली में है। माउंट मैयाना ओके ये है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अभी निम्न में से कौन सा भ्रंशोत पर्वत है? तो वॉसजेस पर्वत जो है भ्रंशोत पर्वत है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्षैतिज संचलन के द्वारा तनाव मूलक बल के कारण जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे एवं किनारे के बीच नीचे धंस जाए तो ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ओके, तो इनका ढाल एकदम खड़ा और शिखर समतल होता है। ओके,
एग्जाम्पल हमारे हैं यूरोप में वॉल्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, कैलिफोर्निया में है सियरा नेवादा एंड भारत का है जो सतपुड़ा रेंज जो हमारी है, ये इसका उदाहरण है। चलिए, इनको जो है ये जो है ना, इनको ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। ये वाले जो भ्रंशोत पर्वत है इनको ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत जो है सियरा नेवादा है, यूएसए में स्थित है। ओके, भ्रंशोत पर्वत जिसको ब्लॉक माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो एप्लेशन जो है हमारा नवीन पर्वत का उदाहरण नहीं है। ओके, नवीन वलित पर्वत। अगर यहाँ पर हमारा वो हो जाता अरावली रेंज आ जाए अगर इसमें इंडिया का, तो अरावली रेंज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गति न्यूनतम है? तो आर्कटिक कटक की जो गति है वो न्यूनतम है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ज़रूर देखेंगे। सामान्य व उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियाँ जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर हैं, प्लेट प्रवाह की दर समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई है। तो प्रवाह की ये दरें बहुत भिन्न हैं। आर्कटिक कटक की प्रवाह दर सबसे कम है। ठीक है, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, इतना सरकती है। मतलब आर्कटिक जो कटक है ये बहुत कम मूव करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपसारी सीमा का एक उदाहरण नहीं है। तो अपसारी सीमा का जो है उदाहरण नहीं है प्रशांत महासागरीय प्लेट और फिलीपींस प्लेट के बीच की सीमा। तो अपसारी सीमा का उदाहरण नहीं है। तो आज के ये क्वेश्चंस हमारे हैं। आई होप आप लोगों को आज का जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट में अपना टॉपिक भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैम क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाइए, एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाइए। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली जो क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग कमेंट करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो भी आपका किसी भी चीज़ को लेकर के कोई इशू है, ओके, मीन्स ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड होगा, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।